हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, फर्स्ट यूनिट में अपन ने जो फर्स्ट टॉपिक किया था वो सॉल्यूशन के बारे में किया था। ठीक है भाई, सॉल्यूशन क्या चीज़ है, सॉल्यूशन किससे बना होता है। ठीक है, आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और यानी कि जो विलयन है वो विलयन कितने प्रकार के हैं। अपन के कोर्स के अंदर लगभग 5 प्रकार के बता रखे हैं। जैसे अपन के डाइल्यूट हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया, सेचुरेटेड हो गया और अनसेचुरेटेड हो गया, सुपर सेचुरेटेड हो गया। तो कहने का मतलब है कुल मिला के 5 प्रकार के अपन के विलयनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन यानी अपन के विलयन का प्रकार, विलयन के प्रकार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है इसको। और बेटा अपन को हमेशा प्लेलिस्ट के हिसाब से चलना है ताकि कोई भी अपन का टॉपिक पीछे छूटे नहीं। तो देखो, सबसे पहला है अपन के टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अपन अलग अलग आधार पे करें। सबसे पहले करें अपन अवयवों की मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहला है अपन के ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर 1 रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट। क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स यानी कहने का मतलब है अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर। ठीक है, पहला पार्ट रहेगा अपन के अवयवों की मात्रा के आधार पर। अब अवयवों की मात्रा के आधार पर नंबर 1 है अपन के डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी नंबर 1 ए से दर्शा दे इसको अपन, डाइल्यूट यानी तनु विलयन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या चीज होती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बेटा विलयन के अंदर जो भी अपन का विलयन है उस विलयन में यदि विलय की मात्रा बहुत ही कम हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अपन के तनु विलयन कहलाता है। यानी विलय की मात्रा अपन के क्या होनी चाहिए? बिल्कुल कम होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो इसकी जो अपन के डेफिनेशन है वो लिखेंगे, इस विलयन में, इस विलयन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बहुत कम होती है, कम होती है। ठीक है भाई, तनु है इसका मतलब पतला है, और पतला है इसका मतलब इसकी सांद्रता बहुत कम है। ठीक है, और दूसरा है अपन के बेटा सांद्र विलयन, बी सांद्र विलयन। सांद्र विलयन यानी अपन के कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। अब इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सांद्र यानी गाढ़ा है, और गाढ़ा है इसका मतलब इसमें विलय की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इस विलयन में, इस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है। तो किस प्रकार? जैसे माना कि मैंने कोई बर्तन लिया है, ठीक है, एक बर्तन ये ले लिया अपन ने,
एक बर्तन इसके साथ में अपन ने एक और ले लिया, ठीक है, 2 गिलास ले ली भाई अपन ने, और इस गिलास के अंदर अपन ने बराबर मात्रा में जल भर दिया। ये इसके अंदर अपन ने जल भर दिया, H2 ले लिया, इसमें भी सेम मात्रा में अपन ने जल भर दिया। अब जल भरने के बाद में क्या किया, अपन ने बर्तन नंबर 1 के अंदर 1 चम्मच नमक डाला, ये डाल दिया भाई अपन ने NaCl, और वो डाला बेटा अपन ने 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद में दूसरे बर्तन में अपन ने क्या किया कि डाला तो नमक ही है, ठीक है, NaCl डाल दिया, लेकिन इसके अंदर अपन ने डाल दिया 3 चम्मच नमक, ठीक है। तो अब बताओ दोनों में से गाढ़ा कौन सा है भाई, किसकी सांद्रता अधिक होगी? इसकी सांद्रता अधिक होगी, क्योंकि इसमें 3 चम्मच नमक डाल रखा है, ठीक है। तो ये ज्यादा अपन के खारा पानी हो जाएगा, ये 1 चम्मच डाला अपन ने, ठीक है, तो ये अपन के कम खारा रहेगा, कम इसकी सांद्रता रहेगी, ठीक है। तो दोनों में से अपन का तनु कौन सा रहेगा? तनु का मतलब होता है पतला, तो तनु विलयन कौन सा हो गया? जिसमें अपन ने 1 चम्मच NaCl डाला है, ठीक है। और दूसरी चीज है जिसमें 3 चम्मच नमक डाला है, ठीक है, वो क्या हो गया? अपन के सांद्र विलयन हो गया, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको कोई सिंगल सॉल्यूशन दे दे, ठीक है, तो भाई आपको, मैंने ये दोनों चीजें नहीं देख के मैंने एक चीज दे दी आपको कि भाई एक बर्तन है और इस बर्तन में मैंने जल भर के 2 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है। तो अब बताओ आप, ये जो अपन के सॉल्यूशन बना है वो तनु है या सांद्र है, ठीक है। तो आप सिंगल को देख के कभी डिसाइड नहीं कर सकते। इसके साथ में यदि कंपेयर कोई और सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें कितनी चीनी की मात्रा दे रखी है, उसको देख के अपन डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इसमें से तनु कौन सा है, सांद्र कौन सा है, ठीक है। कैसे? जैसे यदि मैं बोल दूं कि ये लाइन खींची है मैंने, ठीक है, अब ये लाइन बड़ी है या छोटी है, ठीक है। अब आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते ये बड़ी है या छोटी है, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई छोटी है, तो मैं बोल दूंगा नहीं ये तो बड़ी है। आप बोलोगे बड़ी है, तो मैं बोल सकता हूँ नहीं ये तो छोटी है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए अपन को क्या करा, जैसे मैंने एक लाइन और खींच दी, ठीक है। अब अपन को तुलना करना आसानी हो गई कि भाई ये जो लाइन है, ठीक है, वो छोटी है और ये वाली अपन के बड़ी। तो इसी प्रकार यदि अपन को तनु और सांद्र विलयन की तुलना करनी होती है या बताना होता है, तो अपन को ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन सा तनु है, कौन सा सांद्र है, किसमें कितनी मात्रा है, किसकी सांद्रता कितनी अधिक है, किसमें अणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का अपन को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों को अपन को देखने से क्या पता चलता है कि भाई ये जो अपन के NaCl वाला है, ठीक है, ये तो अपन के कॉन्सेंट्रेट, और ये अपन के डाइल्यूट, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब उसके बाद में बात आती है नंबर 3, ए हो गया तनु विलयन, बी हो गया सांद्र विलयन, और सी है अपन के संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त यानी सैचुरेटेड, 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 और ये अपन का हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब संतृप्त विलयन क्या चीज होती है? संतृप्त विलयन वो चीज होती है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जहां तक उसकी क्षमता है अंदर घोलने की, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी ग्लास ली, ग्लास के अंदर जल डाला, जल डालने के बाद में मैंने 1 चम्मच नमक डाला, 2 डाला, 3 डाला, जैसे जैसे डालता जा रहा हूं वैसे वैसे घुलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, और नमक घुलना बंद हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या, किस प्रकार का विलयन बन गया? संतृप्त। क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई दुनिया का सारा नमक एक ही ग्लास के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम मात्रा, भाई कितनी मात्रा अधिकतम उसके अंदर घुल सकती है, ठीक है। तो वो अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है? अपन के संतृप्त विलयन कहलाती है,
ठीक है, जैसे मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको कि भाई ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो, विलय की मात्रा अधिकतम हो, अधिकतम हो। ठीक है, एक और डेफिनेशन करें तो ऐसा विलय जिसमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता। ठीक है, ये भी चीज लिख देते हैं अपन, ऐसा विलय विलयन जिसमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता, को नहीं घोला जा सकता। ठीक है, या फिर ऐसा विलयन जिसमें विलय की ठोस अवस्था व विलयन की अवस्था के बीच में क्या होगा, अपन के साम्य होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान देके सुनना। जैसे ऐसा विलयन जिसमें विलय की ठोस अवस्था, विलय की ठोस अवस्था, विलय की ठोस अवस्था व विलयन अवस्था के बीच, अब इस चीज को समझाऊंगा मैं किस प्रकार होता है। विलयन की अवस्था के बीच साम्य होता है। ठीक है, देखो किस प्रकार, जैसे मैंने कोई एक बर्तन लिया है, ये अपन के एक बर्तन ले लिया मैंने, इस बर्तन के अंदर मैंने भर दिया अपन के जल। ठीक है, यहां तक भर दिया भाई मैंने इसके अंदर जल। ठीक है, जल भर दिया। जल भरने के बाद में क्या किया कि इसके अंदर अपन ने डाल दिया H2, जल भर दिया। जल भरने के बाद में मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर अपन ने नमक डालना शुरू किया। पहले 1 चम्मच डाला, ठीक है, 1 चम्मच डाल के घोल दिया इसको, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, 4, 5, 6, 7, 8, जितने कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, नमक डालते गए, नमक डालते गए। नमक डालने के दौरान क्या हुआ, एक समय ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ जो नमक है, ठीक है, वो यहां पेंदे के अंदर जमा हो जाएगा नमक। भाई अपन ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा बेटा, इसके पेंदे के अंदर जमा हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, और कुछ अपन के यहां गुलावा रहेगा। ठीक है, तो एक समय के बाद में क्या होगा कि जब अपन इस प्रकार का सॉल्यूशन बना दिया कि भाई नमक की अधिकतम, विलय की अधिकतम मात्रा इसके अंदर घोल दी। ठीक है, तो कुछ समय बाद में क्या होगा, ये जो अपन के इसके अंदर जो घुला हुआ नमक है, ठीक है, वो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे पेंदे के अंदर जमा होने लग जाएगा। ठीक है, और जो पेंदे के अंदर जो जमा हुआ नमक है, ठीक है, वो क्या होगा, अपने आप इसके अंदर घुलने लग जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो नमक घुला हुआ है वो अपन के V1 वेग से, V1 दे दो इसको वेग को ना, मतलब किस वेग से अपन के इसके अंदर घुल रहा है, यानी V1 वेग से। और वही नमक जो अपन के नीचे जो तली के अंदर जमा हुआ है, वो उसी वेग से अपन के किसके अंदर घुल रहा है, इस विलयन के अंदर। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने V2। ठीक है, तो ये जो अपन के V1 इजिकल टू V2, V1 इजिकल टू V2, कहने का मतलब है जितना नमक
तली के अंदर बैठ रहा है उतना ही नमक क्या हो रहा है, वापस इस जो NaCl का एक्वा रूप है उसके अंदर घुल रहा है। तो दोनों की अवस्था समान हो गई। V1 इजिकल टू क्या हो गया, V2। तो इसको अपन बोल सकते हैं V1 इजिकल टू साम्य अवस्था। अब इस लाइन को गौर से देखो कि भाई ऐसा विलयन जिसमें विलय की ठोस अवस्था, विलय की ठोस अवस्था कौन सी है, ये वाली जो नीचे तली के अंदर जमा हुआ है, ठीक है। और वह विलयन की अवस्था, विलयन की अवस्था यानी जो NaCl का एक्वा रूप है, NaCl जो जल में घुला हुआ है, जिसको आप एक्वा रूप बोल सकते हो। NaCl का जो एक्वा रूप है, ठीक है, वो दोनों के बीच में क्या होता है, साम्य होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो विलयन है, ठीक है, इसके बीच में और जो तली में जो बैठा हुआ नमक है, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, अपन के साम्य अवस्था होती है, ठीक है। तो ये बोला, इसको बोला जाता है बेटा संतृप्त विलयन, ठीक है। या फिर बेसिक जानकारी के लिए बताऊं आपको, जैसे अपन खाना खाते हैं तो हमारी कैपेसिटी यदि अपन के 4 रोटी की है, ठीक है, तो अपन यदि 4 रोटी तक खा ले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो शरीर की जो एनर्जी है, ठीक है, वो तृप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो अपन के खाने का जो रूटीन है, कहने का मतलब है यदि अपन को कहीं मेहमान बन के जाए, ठीक है, और मेहमान बन के जाने के बाद में क्या होता है कि वहां भाई अपन को खाना वगैरह तो खाना ही पड़ता है, ठीक है। खाना जब खाते हैं अपन, ठीक है, और हमारी जो कैपेसिटी है कि भाई हमको 4 रोटी खानी है, तो 4 रोटी तक खाने के बाद में क्या होगा कि हमारे शरीर की जो आत्मा है वो क्या हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। और उससे यदि कम खाएंगे, ठीक है, यानी थोड़ी बहुत खाली जगह रखेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अपन के असंतृप्त हो जाएगा, ठीक है। भाई कहने का मतलब है पूर्ण रूप से अपन की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलना, ठीक है। और यदि आवश्यकता से अधिक खा ली, जैसे 4 की 6 खा ली, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अपन का अति संतृप्त हो जाएगा, ठीक है। अब अति संतृप्त के लिए अपन को एक कंडीशन देनी पड़ेगी। अब कंडीशन क्या होगी कि भाई यदि अपन को एवरेज से ज्यादा खाना है, ठीक है, तो अगले वाले भोजन का पहले कुछ पाचन की प्रक्रिया भी तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो उस पाचन की प्रक्रिया में जैसे मैंने बोल दिया कि भाई आप एक गिलास जल थोड़ा गर्म लेके उसके अंदर नींबू डाल के, ठीक है, पीने से क्या होगा, हमारे जो शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करने लगेगा, जो आगे का भोजन है वो क्या होगा, पाचन करने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जगह होगी, जगह होने के बाद में अपन ने क्या कर दिया, और भोजन ठूस लिया इसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है, अपन के शरीर की आवश्यकता से अधिक, तो उसको बोला जाता है बेटा अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, 3 हो गए, नंबर 4 डी, यानी अपन के असंतृप्त, असंतृप्त विलयन यानी कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब है विलयन के अंदर जो विलय की मात्रा है वो संतृप्त विलयन से यदि कम है, ठीक है, तो वो क्या कहला जाता है, अपन के असंतृप्त कहलाता है, ठीक है। तो इसका लिखो, इस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो, वो कहलाता है बेटा अपन के असंतृप्त विलयन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है अपन के ई अति संतृप्त विलयन, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है बेटा कि एक स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है,
कहने का मतलब है यदि अपन ने ग्लास के अंदर नमक घोला, ठीक है, पहले 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 8 चम्मच, ठीक है, जैसे उसके अंदर घोला, घोलते घोलते एक टाइम ऐसा आया जब वो घुलना बंद हो गया, ठीक है। अब उसको यदि अपन उसके अंदर और नमक घोलना है, ठीक है, तो उस विलियन को यदि मैं गर्म करूं, ठीक है, और गर्म करने से क्या होगा कि उस जब तक उसको अपन ताप देंगे, ठीक है, जैसे जैसे ताप की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा उसके अंदर नमक घुलना और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ताप पर, ऐसा नहीं कि भाई जो अपन के अस्थायी ताप नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म करके थोड़ा बहुत घोल दिया, तो घोलने के बाद में यदि नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा और जैसे टेम्परेचर कम होगा तो वो जो अपन के घुला हुआ नमक है जो एक्स्ट्रा वाला है वो क्या हो जाएगा, पेंदे में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एक कहने का मतलब हाई टेम्परेचर, जैसे माना कि 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको अपन घोल रहे हैं और वो घुल रहा है, ठीक है, तो उसको स्थिर करना पड़ेगा उस ताप को, ठीक है। उस स्थिर ताप पर जाने के बाद में क्या होगा, जो उसके अंदर जो नमक है वो घुलने के बाद में पेंदे के अंदर जमा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका लिखो, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर जिस विलयन में, जिस विलयन में, या यहां से लिखते हैं अपन, जिस विलयन में विलयन में विलेय की मात्रा मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो, संतृप्त विलयन से अधिक हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो विलयन है, यह है विलयन साधारण ताप पर अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल ले तो एक एग्जांपल भी लिख दो आप, जो सोडियम थायोसल्फेट है, के जो क्रिस्टल है, सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को जब अपन गर्म करेंगे, ठीक है, तो गर्म करने से क्या होगा, अपन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जो इसके अंदर जल वाष्प है, सॉरी जो जल है वो वाष्प रूप में क्या होगा, गर्म करने से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलेगा तो आपको पता है इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब बेटा नेक्स्ट, ये तो हो गया टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर पहला, जो अपन के किसके ऊपर डिपेंड था, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। अब बात आएगी अपन के भाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, कहने का मतलब है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपन के नंबर 1 तो वो हो गया, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था, अब विलायक की भौतिक अवस्था
के आधार पर जो है अपन के तीन प्रकार का है बेटा। कोई भी अपन के स्टेट की जो अवस्था, कहने का मतलब जो कोई भी अवस्था है वो तीन प्रकार की होती है, ठीक है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है। तो उसमें अपन को विलायक की मात्रा के आधार पर अपन को बताना है कि भाई ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे अपन नंबर 1 लेते हैं, ए ले लिया अपन ने, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, स्टेट, गैसीय अवस्था। एक तो हो गई अपन की गैसीय अवस्था, ठीक है। इस गैसीय अवस्था में जो विलायक है वो तो रहेगा बेटा गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। और जो विलय है, विलय किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक। तो गैसीय अवस्था में विलय कौन रहेगा? गैसीय रहेगा। और जो विलय है, ठीक है, वो क्या रहेगा? ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है नंबर बी, यानी लिक्विड, लिक्विड स्टेट, यानी कि द्रवीय अवस्था। और द्रवीय अवस्था में जो विलायक है वो रहेगा द्रवीय अवस्था में। और जो विलय है वो तीनों अवस्था में हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ठीक है। फिर अपन के लास्ट है सी, जिसमें अपन के रहेगा सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। इसमें जो विलायक है वो रहेगा ठोस अवस्था में। और जो विलय है, विलय वो तीनों अवस्था में हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है विलायक की भौतिक अवस्था पर तीन प्रकार के होते हैं, गैसीय अवस्था, लिक्विड अवस्था और सॉलिड अवस्था। और इन तीनों अवस्था में जो विलायक रहेगा गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था के अंदर रहेगा, द्रवीय अवस्था में द्रव अवस्था में रहेगा और ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में रहेगा। लेकिन जो विलय की मात्रा है, ठीक है, वो तीनों अवस्था में हो सकती है, ठोस, द्रव और गैस के अंदर, ठीक है। तो अब ये तो हो गया अपन का नंबर 2 विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे, ठीक है। अब अपन लेंगे नंबर 3, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब तीसरा है बेटा नंबर 3, वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। कहने का मतलब है जो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में
छोटा क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। देखो, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर आपको पता है ये जो है 9 प्रकार का होता है बेटा। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के, ठीक है। अब ये 9 प्रकार किस प्रकार याद रखने, ठीक है। जैसे एक तरफ तो लिख रहा हूं बेटा मैं विलय, ठीक है, और एक तरफ लिख रहा हूं मैं विलय, ठीक है। और विलय की मैंने 3 अवस्था लिख दी, सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। विलय की भी तो 3 ही अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों अवस्था लिख, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, ये जो विलय है, विलय को अपन को क्या करना है, पहले विलय सॉलिड के अंदर घोलना है, फिर सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलना है, फिर सॉलिड को गैस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने सॉलिड को सॉलिड के अंदर घोला, सॉलिड को लिक्विड के अंदर और लिक्विड को गैस के अंदर, ठीक है। तो एक की कितनी अवस्था हो गई, 3 अवस्था हो गई, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड और सॉलिड गैस, ठीक है। इसी प्रकार अपन के लिक्विड को लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड और गैस गैस। इसी प्रकार अपन को गैस को सॉलिड के अंदर, गैस लिक्विड और गैस को गैस के अंदर, ठीक है। तो एक की 3 है, तो 3 3 6 3 तिया 9, ठीक है। तो टोटल कितने प्रकार हो गए अपन के, 9 प्रकार हो गए, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि अपन को पूछा जाता है उदाहरण, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसके 9 प्रकार का अध्ययन करते हैं अपन। तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं अपन विलय, ठीक है। इधर लिखते हैं अपन विलायक, फिर अपन करेंगे इसके उदाहरण, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं विलय में ठोस लेते हैं विलय। ठोस का किसके साथ में करवाया था अपन ने, सबसे पहले ठोस के साथ में, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण है वो है बेटा जिंक प्लस कॉपर, जिसको आप पीतल बोलते हो, ठीक है। उसके बाद में ठोस है, ठोस का किसके साथ में है, लिक्विड के साथ में। तो ठोस और दूसरा अपन के लिक्विड यानी द्रव के साथ में, ठीक है। और जब ठोस को द्रव के अंदर घोलना है, तो ठोस ले लिया मैंने नमक और द्रव ले लिया अपन ने जल, ठीक है। तो इसका उदाहरण हो गया बेटा नमक प्लस जल, ठीक है। फिर नंबर 3 आता है, ठोस का किसके अंदर है, गैस के अंदर। तो ये ले लिया अपन ने ठोस, और ठोस को बेटा गैस के अंदर घोलना है, ठीक है। और ठोस को जब अपन गैस के अंदर घोलते हैं, तो ठोस जैसे अपन ने ले लिया जो धुआं है, ठीक है। धुएं के अंदर कहीं ना कहीं अपन के क्या होते हैं, ठोस कण होते हैं, ठीक। और धुएं को यदि अपन गैस के अंदर, कहने का मतलब वायु के अंदर घोल दें, ठीक है, तो घुल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपन के धुआं प्लस वायु, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गई 3 अवस्था। उसके बाद में लेते हैं अपन लिक्विड की। द्रव को सबसे पहले अपन को किसके अंदर घोलना है, ठोस के अंदर। और द्रव को ठोस के अंदर घोलने के लिए सब कुछ से सिंपल कौन सा है बेटा, जो पारा होता है वो किस रूप में रहेगा, द्रव रूप में, और जो सोना है वो ठोस रूप में। तो पारा प्लस सोना, ये बनता है बेटा जेली रूप। जेली होती है ना वो खाने वाली, उसी प्रकार की जेली रूप, ठीक है। उसके बाद में अपन का द्रव का द्रव के अंदर घोलना, ठीक है। और द्रव का द्रव तो आप सभी जानते हो, एल्कोहल को मिलाना बेटा, एल्कोहल प्लस जल, ठीक है। अब मात्रा आप जानते हो कितनी क्या मिलाते हैं, ठीक है। फिर अपन के द्रव का गैस के अंदर, जो आपने सोडा पिया है, ठीक है ना, सॉरी द्रव का गैस के अंदर है, तो जो द्रव है वो अपन के वातावरण में घुली हुई जो नमी है, ठीक है, उस नमी को यदि अपन वायु के अंदर घोल दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नमी प्लस वायु, ठीक है। फिर ये तो हो गई द्रव की 3 अवस्थाएं,
ठोस की 3 अवस्था हो गई। अब बात आती है बेटा गैस की अवस्था। गैस को सबसे पहले किसके अंदर घोलना है? ठोस के अंदर, ठीक है। जो ये ध्यान रखना थोड़ा अलबेला है, हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम, हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम, ठीक है। फिर गैस का द्रव के अंदर, इसको तो आप भली भांति जानते हो, गैस का द्रव के अंदर यानी सोडा वाटर, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है अपन के जल के अंदर, सोडा वाटर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है अपन के गैस का गैस के अंदर, गैस का गैस के अंदर तो बिल्कुल इजी है, जो वायु है, ठीक है, वो क्या अपन के गैसों का मिश्रणित है, जिसके अंदर O2 भी जुड़ी होती है, N2 भी होती है, CO2 भी होती है, ठीक है। ये सारा क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये 9 प्रकार है, ठीक है। 9 प्रकार में विलय, विलायक और उसके साथ में अपन ने उदाहरण भी कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपन बेटा अपन के टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अपन ने 3 प्रकार कर लिए थे, ठीक है। तीनों प्रकार के एग्जाम्पल भी कर लिए, क्या होता है, किस प्रकार होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे विलयनों की सांद्रता, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। स्क्रीनशॉट का लिए इसलिए बोलता हूं मैं क्योंकि मेरे को पता है कई लोग आलसी जीव भी है, कई बच्चे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, साथ साथ में नोट्स नहीं बना के क्या करते हैं, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन के लिए साथ में नोट्स बनाते रहे और प्रॉपर प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। विजिट अगेन, थैंक यू।